नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। बीपीएससी एडीओ को लेकर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो एडुटेरिया की जो बुक है बिहार वास्तुनिष्ठ, इसके 16 चैप्टर को ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, आसानी से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। वही 20 से 25 मिनट का, कोई 30 मिनट का भी वीडियो होगा। तो जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। तो आज जो है इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 17वें नंबर चैप्टर को कवर करने वाले हैं इस बुक की। चाहे आप बीपीएससी एडीओ की परीक्षा देना चाहते हैं, या फिर बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, या फिर आप टीआरई देना चाहते हैं, इसके अलावा बीएसएससी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर वो सीजीएल 4 हो या फिर 10+2 वाला कोई एग्ज़ाम हो, तो जिसमें भी बिहार स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होने वाला आपके लिए आज का सेशन। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, सेशन का शुभारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित किया था और अंग राज्य को जीता था। आपको पता होना चाहिए कि बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और उसने जो है अंग के शासक जो ब्रह्मदत्त थे उनको हराकर अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। अंग की राजधानी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंग की राजधानी चंपा है, जहाँ बिंबिसार ने अपने पुत्र जो थे, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को राज्यपाल नियुक्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक द्वारा स्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सेनीय भी कहा जाता है, ठीक है। तो कौन से वो शासक थे जिसके द्वारा स्थायी सेना रखी गई थी और उसी कारण से इसे जो है सेनीय भी बोला जाता है? तो ये बिंबिसार थे, ठीक है। बिंबिसार जो है वो भारतीय इतिहास के पहले शासक थे जो कि नियमित और स्थायी सेना इनके द्वारा रखी गई थी, और इसी कारण से उन्हें जो है वो जैन ग्रंथों में सैनीय कहा जाता है। जो यहाँ पर आपको वर्ड दिख रहा है, ये जो बोला गया है इनको जैन ग्रंथ में बोला गया है, ठीक है। जैन ग्रंथ में सैनीय बोला गया है। और इसने जो है वैवाहिक संबंधों और युद्ध दोनों, वैवाहिक संबंध और युद्ध दोनों इनकी नीति थी, जिसके साथ जो है इन्होंने मगध का विस्तार किया था। तीसरा क्वेश्चन है कि मगध सम्राट अजातशत्रु के राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ है नरियावली सूत्र में, ठीक है। नरियावली सूत्र में अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार के पुत्र थे, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था। और अजातशत्रु को एक चीज़ बोला जाता है पितृ हंता। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कई अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। और जैन ग्रंथ जो निर्यावली सूत्र है, इसमें ये एक जैन ग्रंथ है, इसमें जो है अजातशत्रु के युद्धों और उसकी जो विस्तारवादी नीतियाँ थी उसका वर्णन किया गया है। और इसने वैशाली यानी कि वज्जी संघ विश्व का प्रथम गणतंत्र, तो इसने जो है वो वज्जी संघ को, मतलब वैशाली वज्जी संघ को हराने के लिए रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। ये सब हथियार हुआ करते थे, ठीक है। रथमूसल और महाशिलाकंटक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला पुरातत्ववेत्ता, ठीक है, पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो ये कनिंघम थे, है ना, कनिंघम थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका पूरा नाम नोट कीजिए, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको जो है भारतीय पुरातत्व का जनक भी बोला जाता है। और इन्होंने जो है बिहार में बंगाल, बोधगया और केसरिया स्तूप जैसे कई महत्वपूर्ण स्थल की जो है खोज इनके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई है। और उनके कार्यों के द्वारा जो है, उनके कार्यों के कारण बिहार के प्राचीन गौरवशाली इतिहास को दुनिया के सामने लाने में काफ़ी मदद मिली। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर, आपको पता है ये जैन के 24वें तीर्थंकर थे, है ना, 24वें तीर्थंकर थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो प्रथम उपदेश इनके द्वारा जो है वो राजगीर में दिया गया था, ठीक है। भगवान महावीर 42 वर्ष की आयु में, ठीक है 42 वर्ष की आयु में रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें जो है कैवल्य प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? तो रिजुपालिका, नोट करते चलिएगा ये सब। रिजुपालिका नदी के तट पर जो है इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य बोला जाता है, ठीक है, कैवल्य। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो राजगीर में दिया था। राजगीर में कहाँ? तो वितुलाचल पहाड़ी, ठीक है, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वितुलाचल पहाड़ी, वितुलाचल
पहाड़ी पर दिया था। और महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद जो थे जमाली थे, है ना, जमाली। इनके प्रथम शिष्य जो है इनके खुद दामाद थे जिनका नाम था जमाली। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में हुआ था, है ना। प्रथम जैन संगीति का आयोजन, ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये हुआ कब था, तो 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसके आसपास माना जाता है, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है। तो स्थूलभद्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसी सभा में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, किसमें, तो श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, सादा कपड़ा, उजला कपड़ा ये पहनते थे। और एक थे दिगंबर, है ना। और दिगंबर जो है ये कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, कोई भी कपड़ा ये नहीं पहनते थे। अगला क्वेश्चन है, ये प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म 2 भागों में बटा था, ध्यान रखिएगा। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था, है ना। किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं स्वामी सहजानंद, है ना। और इनके बाद बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये गिरफ्तार कर लिए गए थे, उसके बाद जो है किया गया था। और कार्यानंद शर्मा के ही नेतृत्व में मुंगेर में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बीपीएससी सीएससी में, मुंगेर में बढ़िया ताल आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। बढ़िया ताल, है ना, बढ़िया ताल जो है आंदोलन सफल रहा था, इनके द्वारा चलाया गया था। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये सियाराम सिंह के द्वारा किया गया था। और कब, तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है। इसी दौरान जो है वो आज़ाद दस्ता, जो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, आज़ाद दस्ता की तर्ज पर ही भागलपुर में सियाराम दल की स्थापना की गई थी। सियाराम दल, या कह सकते हैं कि उस समय सियाराम दल, मतलब आज़ाद दस्ता के तर्ज पे ही सियाराम दल उस समय सक्रिय था। और जिसकी स्थापना जो है वो सियाराम सिंह के द्वारा की गई थी। जयप्रकाश नारायण जो है, इन्होंने नेपाल की तराई में मुख्य आज़ाद दस्ता बनाया था। और लेकिन उस समय जो है वो स्थानीय स्तर पर भागलपुर में सियाराम दल जो है काफ़ी सक्रिय था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो पटना की थी ये, है ना। प्रभावती देवी जो है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, ये भी याद रखिएगा, जेपी की पत्नी थी ये प्रभावती देवी, जिनकी हम बात कर रहे हैं। और मुख्य रूप से पटना क्षेत्र में इनका जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा था, ठीक है। प्रभावती देवी की महत्वपूर्ण भूमिका उस समय रही थी। और ये जो है ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी और गांधीवादी विचारधारा से काफ़ी इनका गहरा संबंध था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसी समय छपरा, है ना, छपरा सारण में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है वो उग्र विद्रोह हुआ था, जिसके कारण इसे जो है अपराधी जिला जो है घोषित कर दिया गया था। और इस समय जो है आंदोलनकारियों ने थाना और सरकारी जो बिल्डिंग थी, सरकारी इमारत थी, उस पर कब्जा कर लिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा। और नियंत्रण खोने के डर से ब्रिटिश सरकार जो है वो सारण और छपरा को अपराधी जिला घोषित कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था, तो 1934 में हुआ था, ठीक है। इस पार्टी की स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया में हुई थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस पार्टी की स्थापना जो है वो पटना के अंजुमन, है ना, अंजुमन इस्लामिया में हुई थी, अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है, नरेंद्र देव थे। और सचिव इसके कौन थे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सचिव जेपी थे, यानी जयप्रकाश नारायण थे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना, ठीक है। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था, तो श्रमिक संघ जो है वो अब्दुल बारी के द्वारा स्थापित किया गया था, प्रोफेसर थे ये, है ना। और इनके द्वारा बिहार में विशेषकर टाटा और जमशेदपुर क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित किया गया था। उस समय टाटा, जमशेदपुर, ये सब जो है बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, आपको पता ही है। बिहार तो, झारखंड तो बिहार से अलग हुआ है 2000 में, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। और ये जो है अब्दुल बारी बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई और इस वजह से उन्हें जो है ट्रेड यूनियन से जोड़ा भी था, ठीक है, श्रमिकों को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी,
तो ये पुस्तिका आप शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं कि पृथक बिहार के आंदोलन में सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा भी और महेश नारायण के द्वारा भी। ठीक है, दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। उपयुक्त में से एक से अधिक सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने मिलकर कब, तो 1906 में सेपरेशन ऑफ बिहार नामक जो पुस्तिका है इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। कौन सा? सेपरेशन ऑफ बिहार, है ना। सेपरेशन ऑफ बिहार ये पुस्तिका इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। और इस पुस्तिका में जो है सो इस पुस्तिका ने बिहार को बंगाल से अलग करने के जनमत को तैयार करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ए और दो दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो कई बार हम लोग इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, मजहरूल हक के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और मजहरूल हक के द्वारा 1921 में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई और वहीं से दी मदरलैंड अखबार शुरू किया गया था। ठीक है, और इस अखबार का उद्देश्य क्या था? तो असहयोग आंदोलन, आपको पता है 1921 की जब बात चल रही है तो 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला था। बाद में चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इस अखबार का उद्देश्य क्या था कि असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार इस अखबार के माध्यम से किया जाता था और हिंदू मुस्लिम एकता को इसके थ्रू बढ़ावा दिया जाता था। और यह अखबार जो है वो ब्रिटिश विरोधी स्वर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो ये FG स्लाई थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी FG स्लाई थे। और इनके सदस्य, इनके मतलब क्या कहते हैं, इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, लेकिन इस समिति के सदस्य गांधी जी भी थे, है ना। गांधी जी भी थे। कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, ये नाम भी पूछा जाता है। तो चंपारण एग्रेरियन, ठीक है, एग्रेरियन कमेटी, इसका गठन किया गया था और गांधी जी भी इसके सदस्य थे। और क्यों किया गया था? तो 3 कठिया पद्धति जो थी, नील जो मजदूर थे, नील किसान, जो मतलब किसानों को बोला जाता था कि आप 3 कट्ठे भूमि पर जो है 1 बीघा के 3 कट्ठे भूमि पर नील उपजाइए, उसी के विरोध में ये किया गया था। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कुम्हरार से प्राप्त हुआ है ना। कुम्हरार कहाँ पर है? पटना में है। पटना में यहाँ पर खुदाई के दौरान जो है मौर्यकालीन भव्य राजमहल के अवशेष मिले थे। ठीक है, कब के? तो मौर्यकालीन के, है ना। यूनानी यात्री जो थे मेगास्थनीज ने इस महल की सुंदरता की तुलना जो है सूसा और एक बतना से की थी। और ये स्तंभ जो है लकड़ी और पत्थर के संयोजन से बने थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लकड़ी के बने महल जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना। इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जवाब आपका हो जाएगा कुम्हरार। अगर पटना है ऑप्शन में तो पटना के साथ जाएंगे, है ना। मतलब अगर कुम्हरार नहीं है, पटना है तो पटना के साथ जाएंगे, वैसे कुम्हरार दिखेगा तो कुम्हरार के साथ जाएंगे, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? ठीक है, श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन और इनके द्वारा अनुमति मांगी गई थी गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की। तो ये समुद्रगुप्त से, ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है ना। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और राजा मेघवर्मन जो है वो बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए विहार बनाने का एक विहार उसी को बोला जाता था, है ना। विहार बनाने की मांग इनके द्वारा की गई थी समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त ने इसकी अनुमति दे भी दी थी, जिससे भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंध काफ़ी मजबूत हुए थे उस समय। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ था? तो हसीना मशुक्सा, ट्रिक याद कर लीजिए, है ना, पहले बताया गया है वीडियो में। तो हसीना शुक क आ रहा है कुषाण वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और अंतिम शुंग राजा जो है वो देवभूति थे, याद रखिएगा। अंतिम शुंग राजा पूछा जाएगा तो देवभूति थे। इनकी हत्या उनके जो मंत्री थे वसुदेव के द्वारा किया गया था। ठीक है, वसुदेव के द्वारा किया गया था और वसुदेव ही मगध पर कर्ण वंश का नींव डालता है ना। माफ कीजिएगा, कुषाण नहीं, कर्ण वंश, सॉरी, कुषाण गलती से ठीक हो गया था, कर्ण वंश,
है ना। और कण्व वंश का शासन जो है वो काफ़ी कम समय तक रहा था। इसके संस्थापक वसुदेव ही माने जाते हैं, वसुदेव ही हैं, है ना। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी, है ना। गुप्त काल में महाबोधि मंदिर का जो वर्तमान ढांचा आप देख रहे हैं मुख्य रूप से गुप्त काल, लगभग अगर बात कर ली जाए तो 5वीं से 6वीं शताब्दी, ठीक है, सदी लिख दे रहा हूँ, इस 5वीं से 6वीं सदी के समय इसका निर्माण किया गया था, है ना। और हालांकि बात कर ली जाए तो यहाँ सबसे पहले सम्राट अशोक ने 3रे शताब्दी ईसा पूर्व में एक छोटा मंदिर या मठ बनवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा, ठीक है। यह मंदिर उस स्थान पर है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि, एक मिनट, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। तो जिसका अंत किया गया था किसके द्वारा? आदित्य सेन के द्वारा। हर्षवर्धन के बाद जो है वो मगध में अस्थिरता आई थी, इसका लाभ जो है तिब्बतियों ने उठाकर आक्रमण कर दिया था इस पे। और परवर्ती जो गुप्त वंश के शासक थे, ये आदित्य सेन जिनकी बात कर रहे हैं, ये परवर्ती गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है। और ये जो है अपनी शक्ति बढ़ाकर तिब्बतियों के प्रभाव को ये खत्म कर देते हैं। आदित्य सेन ने जो है वो परम भट्टाकर महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के 3रे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कुल 3रे अधिवेशन की बात कर ली जाए तो कुल 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और 3रा अधिवेशन हुआ कब था? तो 1887 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये मद्रास में हुआ था, है ना, मद्रास चेन्नई में हुआ था। और इसमें बिहार से केवल 2 प्रतिनिधि ही भाग लिए थे। बिहार में कांग्रेस के प्रति जो है वो जागरूकता शुरुआती दौर में हमें काफ़ी कम देखने को मिलती है, बाद में यह तेज़ी से लोग यहाँ पर जागरूक होने लगते हैं कांग्रेस के प्रति। चलिए एक आसान सा क्वेश्चन बताइए हमें, इसका क्वेश्चन नंबर 21 लिखिएगा और उसका आप जवाब दीजिएगा कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी और पहला इसका अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। ये 2 क्वेश्चन आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? 7वीं भी, 8वीं भी और 40वीं भी, ठीक है। दानापुर छावनी की 7वीं, 8वीं और 40वीं नेटिव इन्फेंट्री ने एक साथ विद्रोह कर दिया था, है ना। इन सैनिकों ने आरा पहुंचकर जो बाबू कुंवर सिंह, है ना, बाबू कुंवर सिंह को अपना नेतृत्व सौंप दिया था, ठीक है। अतः तीनों रेजिमेंट जो है शामिल होने के कारण आप यहाँ पर उत्तर डी के साथ जा सकते हैं। बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा निम्न में से किनको मिली थी? तो ये अहमदुल्ला को मिली थी, है ना। और वहाबी आंदोलन के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो था वो पटना था। आजीवन कारावास की सज़ा अहमदुल्ला को मिली थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये 4 नाम ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाइयों के नेतृत्व में हुआ था ये संथाल विद्रोह 1855-56 में। और जो ब्रिटिश के द्वारा दमनकारी नीतियां बनाई जा रही थी या साहूकारों के द्वारा शोषण किया जा रहा था, उसी के खिलाफ जो है ये एक जनजातीय विद्रोह था, है ना। इसे संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, संथाल हुल के नाम से भी इसे जाना जाता है। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो ये था ढाका अनुशीलन समिति, है ना। रेवती नाग जो है इन्होंने भागलपुर क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण देने और क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का कार्य किया था, जिनका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना और उसके लिए है सशस्त्र क्रांति के ज़मीन तैयार करना, है ना। तो ढाका अनुशीलन समिति ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए? इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो, बिल्कुल सही है। किसी लाभ के पद पर ना हो, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। राज्यसभा के तर्ज पर ही विधान परिषद का गठन किया जाता है, मतलब तर्ज पर कहने का मतलब मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ कि जैसे राज्यसभा स्थायी सदन होता है ना, स्थायी सदन होता है, उसी तरह विधान परिषद जो है वो किसी भी राज्य का स्थायी सदन है। हालांकि केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है ना। कौन कौन से 6 राज्य हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, एडवर्ड जेम्स चेमियर, ऑप्शन नंबर सी। और पटना उच्च न्यायालय की यानी हाईकोर्ट की स्थापना पूछी जाएगी तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी और सर एडवर्ड जेम्स चेमियर जो है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। और स्वतंत्रता के बाद पटना हाईकोर्ट के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश की नाम पूछ ली जाए तो ये भी नाम आप नोट कर लीजिए, पंडित लक्ष्मीकांत झा। ठीक है, पंडित लक्ष्मीकांत झा। ठीक है, आज़ादी के बाद भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। कहाँ के? तो पटना हाईकोर्ट के। बिहार के किस जिले में हुला कारागार स्थित है? तो ये बक्सर में स्थित है ना। एकमात्र ये ओपन जेल है, ध्यान रखिएगा, एकमात्र ओपन जेल है ये, है ना, और बक्सर में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो कैदियों के सुधार और उन्हें समाज की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी। और यहाँ अच्छे आचरण वाले कैदियों को उनके परिवार के साथ रहने की भी अनुमति मिलती है ना। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने ज़िले आते हैं? तो 6 ज़िले आते हैं, है ना। पटना प्रमंडल आपको पता है कि कुल 9 प्रमंडल हैं बिहार में। इन सारी चीज़ों पे, प्रमंडल वगैरह पे अपना जो 10 मिनट्स आ रहा है उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया किस प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, कितने ज़िले हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल भाषा में बता दिया गया है। 10 मिनट का वीडियो आता है अपना, 10 मिनट्स रोज़ रात 9 बजे अपलोड कर दिया जाता है ना। तो ये 6 ज़िले कौन कौन से हैं? तो पहले तो आप जान लीजिए कि पटना ही है और इसका मुख्यालय भी पटना ही है ना। इसके अलावा नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है और कैमूर है। ठीक, पटना, नालंदा, भोजपुर, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, कुल 6 ज़िले हैं, है ना। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो कन्या जो भ्रूण हत्या है ना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह पर रोक लगाना, ये तीनों चीज़ था। ठीक है, इस योजना के तहत जो है वो स्नातक पास करने वाली छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपको 50,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? तो ये 60:40 है। ठीक है, केंद्र तथा राज्य, तो केंद्र कितना देगा? 60% और राज्य कितना देगा? तो 40%, है ना। 60% जो है वो केंद्र वहन करती है और 40% राज्य वहन करती है। इसमें जो खर्चे आते हैं, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए अगर बात कर ली जाए तो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में ये रेशियो 90:10 का, यानी 90% केंद्र सरकार और 10% संबंधित राज्य देता है। और इस योजना का लक्ष्य क्या है? तो पक्का घर सबको उपलब्ध कराना, है ना, पक्का घर सबको उपलब्ध कराना। 32 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया था? तो मुंगेर में किया गया था। ठीक है, बिहार में विकेंद्रीकृत नियोजन की शुरुआत के तहत जो है पहला जिला नियोजन मुंगेर में गठित किया गया था और यह पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाया गया था। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1950 में किया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना पटना में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो हिंदी भाषा, है ना, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, शोध और प्रकाशन करना था। यह जो परिषद है बिहार के सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य पूछा जा रहा है कि कौन था? तो दूसरा राज्य अपना बिहार ही था। और बिहार कब लागू किया था इसे? तो 15 अगस्त 2011 को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, इस अधिनियम को लागू करने वाला अगर पहला राज्य आपसे पूछा जाए तो पहला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा राज्य है बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? तो इसे 2002 में शामिल किया गया। बिहार का पहला स्थल था जिसे जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और यह स्थल जो है वो बौद्ध धर्म के 4 पवित्रतम स्थानों में से एक है। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश का पहला है, ध्यान रखिएगा, पटना में किया गया है। पटना में कहाँ पर है ये? तो गांधी मैदान के पास है ना।
गांधी मैदान जो उद्योग भवन हुआ करता था उसी बिल्डिंग में इसकी जो है सो मतलब स्थापना की गई है, इसका उद्घाटन किया गया है। यह स्थल जो है गांधी मैदान के पास, उद्योग भवन के पास, उद्योग भवन में ही स्थित है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो खादी उत्पादों को आधुनिक बाजार उपलब्ध कराना, मुख्य उद्देश्य यही है। और इसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान रहा था? कई बार ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सच्चिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान रहा था और आधुनिक बिहार का इन्हें निर्माता भी बोला जाता है ना। पत्रिका के माध्यम से भी इन्होंने काफ़ी इसके लिए मेहनत किया था। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? सबसे कम लगती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सुपौल जिला का जो सीमा है वो नेपाल के साथ सबसे कम लगता है। कुल कितने ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कुल 7 ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िले हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। 7 ज़िले, ये 10 मिनट शो में बहुत ही अच्छे से करवाया गया है ना। ये आप बताइएगा। बिहार की कुल सीमा जो है वो लगभग 729 किलोमीटर नेपाल के साथ लगती है। 7 जिलों का नाम बताइए। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो पुनपुन आप देखेंगे तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है ना। पुनपुन नदी ये झारखंड के पलामू ज़िले से निकलती है। झारखंड के कहाँ से निकलती है? पलामू ज़िले से। पुनपुन की मैं बात कर रहा हूँ। और दक्षिण से उत्तर की ओर ये बहती है ना, गंगा में मिलती है। चलिए, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये उत्तरी बिहार में होता है। ठीक है, उत्तरी बिहार में भी कुछ ज़िले अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। खगड़िया है ना, इसके अलावा बेगूसराय, कटिहार, ये सब ज़िलों में जो है वो मक्का के मतलब उत्पादन जो है वो बृहद पैमाने पर यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी और जलवायु जो है वो मक्का की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, और बिहार जो है मक्का के उत्पादकता, ठीक है, उत्पादन नहीं, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो ये अंग क्षेत्र से है ना। मंजूषा कला जो है वो मुख्य रूप से अंग क्षेत्र किसको बोला जाता है? भागलपुर मुंगेर क्षेत्र को। तो ये मंजूषा कला जो है वो मुख्य रूप से भागलपुर यानी कि प्राचीन अंग भागलपुर क्षेत्र की लोक कला है। और यह कला जो है वो बिहुला विषहरी की लोक कथा पर आधारित है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। बिहुला विषहरी की लोक कथा पर यह आधारित है। और इसे जो है सर्प पेंटिंग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो ये 5 जून 1974 को किया गया था। और जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान से तत्कालीन सरकार के खिलाफ जो है वो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उद्देश्य क्या था? तो समाज के हर क्षेत्र, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इन सारे क्षेत्रों में पूर्ण परिवर्तन लाना था। और इस आंदोलन के बाद जो है 1975 में हम देखते हैं कि आपातकाल इमरजेंसी लगाया गया था, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी जो थे वो रामधारी सिंह दिनकर थे, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। इनको जो है 1972 में उनकी जो प्रसिद्ध कृति आई थी, कौन सी? तो उर्वशी, है ना। उर्वशी के लिए यह सम्मान इन्हें दिया गया था। और साहित्य के जो है वीर रस के सबसे महान कवियों में से एक माने जाते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो ये गंडक नदी पर स्थित है ना, गंडक नदी पर स्थित है। और त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी से निकलती है, जो पश्चिम चंपारण जिले में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। यह जो है नेपाल की सीमा के पास त्रिवेणी नामक स्थान से निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू हुआ है? तो ये 2011 में लागू हुआ है। ठीक है, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और निवेश आकर्षित करने के लिए 2011 में यह नीति लागू हुई थी। ठीक है, बाद में इसमें सुधार भी हुआ है, कई नीतियाँ आई, जैसे 2016 की नीति आई, फिर 2022 की नीति भी लाई गई, है ना। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? तो ये रोहतास में पाया जाता है। बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्से में, अगर बिहार का ये आप मैप देखेंगे तो रोहतास इस साइड पड़ता है। तो आप अगर इस तरह से भागेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो दक्षिण पश्चिम हिस्से में ये पड़ता है। ठीक है, इसी कारण जो है वो रोहतास के डालमिया नगर और बंजारी में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है ना। विंध्यक्रम की चट्टानों का हिस्सा यहाँ पर पाया जाता है। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। और यह जो है
1932 में मुंगेर के तारापुर में पुलिस फायरिंग में शहीद हुए जो 34 स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी याद में ये इस दिन को मनाने की घोषणा की गई है। तारापुर गोलीकांड को जलियांवाला बाग के बाद दूसरा सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले में किया गया? तो खगड़िया में किया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2020 को खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से इसकी शुरुआत करते हैं। कहाँ से? तेलिहार गांव से इसकी शुरुआत करते हैं, है ना। और यह योजना जो है वो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान वापस लौटते प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए शुरुआत की गई थी इसकी, और इसे जो है देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू किया गया था। 49 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला जो है वो किशनगंज है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है तो 935 है। लिंगानुपात पूछा जाए तो 918 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछा जाए तो गोपालगंज में है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और बाल लिंगानुपात कहने का मतलब 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बोला जाता है बाल लिंगानुपात, ठीक है। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? मैथिली भाषा को तो यहाँ पर बिहार आंसर देख के नहीं मारना, हालांकि यहाँ पर नहीं है। बिहार में द्वितीय राजभाषा की दर्जा जो है वो उर्दू को दी गई है, ध्यान रखिएगा। मैथिली को जो राज्य सरकार जिसने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है वो झारखंड है ना। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में बोली जाने वाली मैथिली को मैथिली जो है वो दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा इसे दिया गया है। और बिहार में मैथिली जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाला बिहार का एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। लेकिन बिहार में मुख्य राजभाषा यह नहीं है। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बड़ी संख्या में मैथिली भाषी लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये थे 50 क्वेश्चन। सीरीज़ कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप इसे लाइक कीजिए, और पहली बार अगर चैनल तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग ऐसे वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पठन पाठन का कार्यक्रम जारी रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।